आप सबको जानकारी है कि निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सारी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने रैली के वक्त ही अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि निकाय चुनाव में सारे कार्यकर्ता पूरी तरह से मेहनत करेंगे और पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। आज उसी कड़ी में माननीय सुशील गुप्ता जी ने, राज्यसभा सांसद हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्होंने हमारे उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है जो मैं आप सभी को पढ़ करके बता रहा हूँ। जो कि निकाय चुनाव के लिए भिवानी से हमारी उम्मीदवार होंगी इंदू जी, चरखी दादरी से हमारे उम्मीदवार शिवेंद्र सिंह होंगे, हांसी से हमारे उम्मीदवार यशपाल सिंह होंगे, जींद से हमारे उम्मीदवार डॉक्टर रजनीश होंगी, चीका से मनदीप कौर हमारी उम्मीदवार होंगी, कैथल से नीलम रानी हमारी उम्मीदवार होंगी, घरौंडा से सुरेंद्र सिंगला हमारे उम्मीदवार होंगे, असंध से सोनिया हमारी उम्मीदवार होंगी, नारनौल से सोनू सैनी हमारी उम्मीदवार होंगी, पलवल से डॉक्टर नवीन रोहिला हमारी उम्मीदवार होंगी, रानिया से राजेश कुमार हमारे उम्मीदवार होंगे, सफीदों से सुनीता सैनी हमारी उम्मीदवार होंगी और कुंडली से कुमारी अंजलि हमारी उम्मीदवार होंगी। तो ये हमारे कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट है। 13 जगहों से, 13 सीटों से हम अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर रहे हैं। बहुत ही मजबूत स्थिति में इन 13 जगहों पर हमारे उम्मीदवार हैं, इसलिए पहली लिस्ट हमने तय कर दी है और आज ही से सारे उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर सीटों पर, जो हमारे अपने आंतरिक सर्वे बता रहे हैं, बीजेपी के साथ ज़्यादातर सीटों पर सीधी फाइट में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म निकाय चुनाव में हम करने वाले हैं। जल्दी ही हम अपने बाकी सीटों पर भी घोषणा करेंगे और साथ ही जो एमसी के कैंडिडेट्स हैं जितने भी तमाम जगहों पर, उनकी भी घोषणा हम अगले 1-2 दिन के अंदर कर देंगे और 3 और 4 तारीख में हमारे सारे उम्मीदवार अपने नॉमिनेशंस फाइल करेंगे। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण घोषणा है जो आज हम करने जा रहे हैं। हमारे महिला संगठन को मजबूत करने के लिए, उसको नई दिशा देने के लिए, उसमें भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की और ज़्यादा, पार्टी ने ये तय किया है, सुशील गुप्ता जी ने लेटर जारी किया है कि जो हाल ही में हमारी पार्टी को अनु कात्यायन ने ज्वाइन किया था कुछ दिन पहले ही, उनको हम कार्यकारी अध्यक्ष आम आदमी पार्टी महिला सेल का बना रहे हैं हरियाणा प्रदेश के लिए। वो प्रदेश भर में घूम करके प्रदेश भर की महिलाओं को जोड़ करके एक बेहतर और बढ़िया संगठन बनाने का काम करेंगी। कुछ ही देर में वो आपके बीच में भी यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो आप लोग अलग अलग भी उनसे बात कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जो आपकी पहली लिस्ट आई है महिलाओं को ज़्यादा? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी हमेशा से ये मानती रही है कि महिलाओं की बराबर भागीदारी होनी चाहिए, बढ़ चढ़कर महिलाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए। इसलिए हमने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें जहां भी महिलाओं को सर्वे में तरजीह मिल रही थी, जहां भी उनकी स्थिति स्ट्रांग थी, हमने कोशिश की है कि हम महिला कैंडिडेट्स को उसमें ज़्यादा प्रधानता दें, उसमें ज़्यादा प्रमुखता दें। क्या ये नगर पालिका और नगर निगम और नगर परिषद, 3 नगर निकाय के चुनाव हैं, तो आप लोग क्या सभी जगह पर सिंबल पे लड़ने जा रहे हैं? देखिए 46 जगह पर फिलहाल चुनाव है। नगर निगम का तो अभी नहीं है शायद, हाँ, नगर पालिका और उसका परिषद का चुनाव है। 46 की 46 जगह पर आम आदमी पार्टी सिंबल पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और जो एमसी के चुनाव हैं, जो पार्षद के चुनाव हैं, उन पर भी 888 के आसपास जो टोटल सीटें हैं, सब वार्ड में हमारे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के होंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने ये कहा है हम सिर्फ नगर निगम सिंबल पर लड़ेंगे और बाकी वो जगह सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। देखिए ये अब साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी कुछ जगहों पर कह रही है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट इकाई तय करेगी, बाकी जगहों पर हम नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। ये साफ नज़र आ रहा है। कुछ दिन पहले तक ये सारी पार्टियां ये बात कर रही थी कि हम भी सिंबल पर लड़ेंगे। आप लोगों की भी तमाम नेताओं से बात हुई होगी। जब से कुरुक्षेत्र की रैली हुई है, ये सारी पार्टियां बैकफुट पर हैं। इनको नजर आ गया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का किस तरीके का करंट है। ये सारे बैकफुट पर हैं, ये नहीं चाहते कि ये सिंबल पर लड़ें और हारें। ये सारी पार्टियां ये दावा करेंगी जगह जगह पर कि हमने इस निर्दलीय को समर्थन किया था, हमने इस निर्दलीय को समर्थन किया था, और पार्टी की इज्जत बचाने की कोशिश करेंगी। कांग्रेस बहुत ही बुरी स्थिति में हरियाणा में इस वक्त है। वो तो कैंडिडेट अपना किसी भी एक सीट पर, एक कैंडिडेट पर सहमति ही नहीं बना सकते पार्टी के अंदर, इतनी फूट है कांग्रेस के अंदर। और वो तीसरी पोजीशन पर चले गए हैं जगह जगह पर। जहां भी हमने
सर्वे करवा के हरियाणा में जानने की कोशिश की है। वहाँ पर कांग्रेस 3rd पोजीशन पर है निकाय चुनाव की दृष्टि से अगर देखें, और बीजेपी इस बात से घबरा रही है, हार के डर से बीजेपी घबराई हुई है कि अगर सिंबल पर लड़ेंगे तो वो हारेंगे। आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और सबसे ज़्यादा सीटों पर निकाय चुनाव हम जीतेंगे हरियाणा के अंदर। क्योंकि ये आप ये मान के चले कि विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में हार जीत के बाद ही फाइनल की दिशा तय होती है, तो क्या लग रहा है आप? देखिए, अभी तो आप ये कह सकते हैं ये लीग मैच हैं, अभी तो इसके बाद सेमीफाइनल और बहुत होने हैं। अभी जिला परिषद के चुनाव भी होंगे, उसके बाद और भी चुनाव हो सकते हैं, नगर निगम के चुनाव भी होंगे, विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर है और विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव भी होंगे। तो अभी तो बहुत सारे फेजेस बाकी हैं, लेकिन फेज दर फेज जितने भी अगले चुनाव आएंगे आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस हर जगह पर बढ़ेगा, अभी से बेहतर होगा। निकाय चुनाव में हम अभी तक का हरियाणा में हमारा जो परफॉर्मेंस है ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। ज़बरदस्त समर्थन हमें हर जगह पर, जिस भी सीट पर हमने उम्मीदवार घोषित किए भी हैं और जहां चर्चा भी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त कैंडिडेट्स के बीच में भी रुझान है, वो टिकट मांग रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट, और जनता के बीच में भी ज़बरदस्त रुझान है। एक जो टेम्पो पंजाब के चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा में जुड़ा, वो कहीं ना कहीं अब स्लो लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से रैली हुई वो शायद सफिशिएंट मात्रा में उतने लोग पहुँच नहीं पाए और बहुत सी कुर्सियाँ भी आप लोगों की खाली रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ स्लो हो गया है प्रोसेस, जो आप दावा कर रहे थे कि एक लहर चल रही है। देखिए, हरियाणा के अंदर इस तरह की रैली ना कभी हुई और ना आने वाले वक्त में होगी। अगर आप वहाँ पर उस रैली में जो भी गया था, जो भी मीडिया के साथी कवर करने गए थे, तो उन्होंने देखा होगा कि 5 मिनट भी धूप में खड़ा होना नामुमकिन था। वहाँ पर इतना टेम्परेचर था, उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग कई घंटों तक अरविंद केजरीवाल जी के आने का इंतज़ार किया है। शहर में उस वक्त आप किसी भी रिपोर्ट को, सरकारी रिपोर्ट भी जो गई है वो आप सब लोग को एक्सेस होता है कि किस तरीके से जानकारी होती है। उस सरकारी रिपोर्ट में भी कुरुक्षेत्र में जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे। रैली स्थल पर भी जितने लोग खड़े थे, जो वो खट्टर साहब बार बार बोलते हैं ना कि उनकी स्टैंड अप पॉलिसी है और आम आदमी पार्टी की सिट डाउन पॉलिसी है कि फ्री में बैठ के खिलाओ, तो हमारी जो थी वो स्टैंड अप रैली थी। और जो बीजेपी और कांग्रेस करते हैं उनकी सिट डाउन रैली होती है, उनका कार्यकर्ता ठंडा है, वो कुर्सियों पर बैठता है। हमारा कार्यकर्ता में जोश है, वो खड़े होकर के और 2-2, 3-3 घंटे धूप में खड़े होकर के वो अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए वहाँ पर गए और जिस जोश के साथ वहाँ से वापस लौटा है कार्यकर्ता, वो अपने अपने इलाकों में गए हैं, वहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम प्रदेश से कार्यकर्ता आए थे और किस तरीके का जोश है। आप देखिएगा चुनावी नतीजों में आपको नजर आएगा कि रैली का क्या असर होगा। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं में एक चीज़ हमें सुनने को मिलती है कि जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं नवीन जी, उसको वापस लाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, हमारे यहाँ से तो कभी गए नहीं, तो वापस लाने के प्रयास की तो बात ही नहीं है। मतलब हम पार्टी की तरफ से तो किसी को निकाला नहीं गया कभी भी, तो उसमें वापस लाने का प्रयास तो तब होता है जब मैं आपको कहूँ कि आप बाहर जाइए और फिर मैं कहूँ नहीं वापस आ जाइए, मान जाइए। तो पार्टी की तरफ से तो कोई उनके बारे में कोई बयान दिया नहीं गया, कोई टिप्पणी कभी हुई नहीं। जिस तरह से मंचों से उन्होंने घोषणाएं की कि वो ना किसी आप पार्टी में है, ना कांग्रेस में है, ना बीजेपी, तो क्या ऐसा मनमुटाव चल रहा है उनके और आपकी आला इकाई के बीच, जो सही तरीके से उस चीज़ को आप सामंजस्य नहीं बैठा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि पार्टी की तरफ से तो इस बारे में कोई बयान अभी तक दिया नहीं गया है। अगर वो अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं कि वो हैं पार्टी में या नहीं है, तो उनके स्टेटमेंट को ही सही माना जाना चाहिए जो वो कह रहे हैं। क्या प्रयास नहीं किया जाना चाहिए उनके हुए व्यक्ति को मनाने का पार्टी की तरफ से? देखो जी, जब शादी होती है, क्या होता है, तो एक आध तो उसमें नाराज़ हो ही जाता है व्यक्ति, तो उसको मनाने के लिए ब्याह तो नहीं रोका जाता। तो समय तो आगे बढ़ रहा है और जो जिस तरीके से भी जिसका संपर्क हो सकता है, हमारे साथी सब तमाम संपर्क में रहते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। नवीन जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो लेकिन ये एक विचारधारा का मामला है। उनको अगर वो कह रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी में नहीं है, तो फिर उनके स्टेटमेंट को माना जाना चाहिए। उसमें हम क्या कह सकते हैं। एक आप जो आपका राष्ट्रीय नेतृत्व है उससे जुड़ी, जिस तरह से पंजाब में घटनाक्रम हुआ, एक आरोप ये लग रहा है कि जो मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई हुई वो एक बहुत गलत फैसला था और उसका एक गलत मैसेज है पंजाब। नहीं, देखिए, एक तो उनकी फैमिली ने ये डिमांड की थी कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन को, भगवंत मान जी ने तुरंत उस मांग को एक्सेप्ट कर लिया।
जो भी परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, जो भी पुलिस की तरफ से प्रयास हो सकते हैं, वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अपराधियों को पकड़ने की भी लगातार मुहिम चल रही है और पकड़े भी जा रहे हैं। और दिल्ली से भी जो अपराधी जेल में भी थे उनको भी कस्टडी वारंट पे लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जो भी पॉसिबल हैं लीगल डोमेन में जो भी रास्ते हो सकते हैं वो लिए जा रहे हैं। अपराध तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस अपराध के प्रति सरकार का रवैया क्या है, उसको उसके जो अपराधी हैं उनको दंड देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस मामले में मुझे लगता है कि भगवंत मान सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। वो इसको मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप ये पंजाब के संदर्भ में, पंजाब के अपराध के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर एक सिस्टम जो सालों साल से आपने डेवलप किया, जिस तरीके से पुलिस की वहाँ पर जो स्थिति थी, जिस तरीके से वहाँ पर गैंग्स को डेवलप होने दिया गया, जो हालत हुई वहाँ पे, उसको अचानक रातों रात नहीं बदला जा सकता है। उसको अब सारे पुलिस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है। सारे, आपने देखा होगा पहले भी ये प्रयास हुआ था वहाँ पर शांति भंग करने का, 2 ग्रुप्स ने प्रयास किया, उसको तुरंत ना तो वो घटना आगे बढ़ी, उसको तुरंत रोका गया और उसमें जो भी लोग शामिल थे उनको तुरंत सजा दी गई। तो टाइमली अगर आप सजा देते हैं इन्वेस्टिगेशन करके, यही एक जरिया होता है कि लोगों में मैसेज चला जाता है कि अब अगर आप अपराध करोगे तो उसके खिलाफ सरकार गंभीर है और तुरंत आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो वो अपराध होना अपने आप कम हो जाता है। ये समय के साथ होता है, जब लोग ये समझ जाते हैं कि सिस्टम अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वो कोशिश वहाँ पर पंजाब में लगातार है। अचानक खालिस्तान कैसे है? खालिस्तान आतंकवाद के समय में वो अचानक कैसे एक्टिवेट हो गई? नहीं जी, कोई खालिस्तान नहीं है। कोई किस तरीके के इंसिडेंट को आप खालिस्तान की संज्ञा दे रहे हैं? कोई कई जगह नारेबाजी भी हुई है खालिस्तान। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में खालिस्तान के पोस्टर लगा के चले गए, वहाँ पे लोग झंडे लगा के चले गए। तो ये जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए, केंद्र की एजेंसीज को देना चाहिए। ये जवाब तो हिमाचल की सरकार को देना चाहिए कि वो कैसे विधानसभा जैसे सिक्योर एरिया में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और जो आप पंजाब में जिसको बात कर रहे हैं कि उस तरीके का आपको देखने को मिला, वो एक्चुअल में 2 ग्रुप्स का झगड़ा था, जिसको हमारे पंजाब में पुलिस ने पूरी तरह से उस पर बयान भी जारी किया है कि वो कैसे माहौल ख़राब करने की कोशिश थी, जिसको समय रहते रोक दिया गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसी तमाम डिस्टर्बेंस की कोशिशें तो की जाती हैं, राजनीति का हिस्सा है ये, और कई बार देश के बाहर से भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का ये पहला वो बनता है, दायित्व बनता है कि वो स्टेट को कॉन्फिडेंस में ले। बाहर से अगर ऐसा कोई इनपुट उनको मिल रहा है तो वो तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ काम करें। पंजाब के अंदर मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इस तरीके के सेंटिमेंट के लिए कोई जगह है, या इस तरीके से कोई बाहर की ताकत जो है, देश से बाहर की ताकत, वो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। मुझे नहीं लगता है। पंजाब के लोग उस दौर से निकल चुके हैं और पंजाब के लोग अब सारी बातों को समझ रहे हैं। आज भी आप ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, हमने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, और यही मुद्दा लेके आप पंजाब में गए थे और यही मुद्दा लेके आप हरियाणा में आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने शिक्षा में बहुत बेहतर सुधार कर दिया, बच्चों को टैबलेट दे दिए, स्कूलों की व्यवस्था ठीक की गई है। तो वो मुद्दा कैसे चल पाएगा? अच्छा, आप एक काम कीजिए ना, ये तो आसानी से चल जाएगा मुद्दा। आप कैमरा लेके जहाँ पे मुख्यमंत्री पढ़े थे उस स्कूल में चले जाइए, और वहाँ पे अगर आज भी जो नर्सरी से लेके 5वीं तक के बच्चे अगर ज़मीन पे बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं तो हम मान लेंगे कि स्कूल अच्छे हैं। एक स्कूल यहीं पे कहाँ का था वो, जिसमें मायना का स्कूल था, जहाँ पे कि स्कूल के कमरों में बिटौड़े उपले देखने को मिल रहे, कूड़ा भरा हुआ था वहाँ पे। तो अगर ऐसे स्कूल बनाना चाहते हैं खट्टर साहब, तो उनको मुबारक। लेकिन हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं वो ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ से बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन के निकले, जहाँ से बच्चे बिजनेसमैन बन के निकले, और दिल्ली में वो बखूबी हो रहा है। अगर खट्टर साहब के स्कूल दिल्ली से बेहतर है और इतने अच्छे हैं, तो किसी विदेशी मेहमान को या किसी और स्टेट के गेस्ट को बुला के तो दिखाइए जो आपके स्कूल देखने तो आए कम से कम। तारीफ करना तो बाद की बात है। तो ऐसा वो जो दुनिया भर में रुझान है, दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर के टीवी चैनल, दुनिया भर के राजनीतिज्ञ जो हैं, वो अगर दिल्ली के स्कूलों में आ रहे हैं देखने के लिए, समझने के लिए कि मॉडल क्या है, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहर से लोग सीखने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं। पहले हमारे देश से लोग बाहर जाया करते थे सीखने के लिए। ये जो उल्टी गंगा बह रही है इस तरीके से, वो साफ दर्शाता है
कि दिल्ली मॉडल जो है वो एक सक्सेसफुल मॉडल है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यही ज़रूरी होता है किसी एक आदमी के लिए। उसके लिए बाकी सब चीज़ें जो हम पॉलिटिक्स जिन पर आज तक करते आए हैं वो सब ज़रूरी नहीं होते हैं, वो सब विवाद हैं। हम लोग विवाद में नहीं पड़ना चाहते, विवाद की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग समाधान की राजनीति करते हैं। और हमारे बेसिक मुद्दे हैं, यही हमारी आइडियोलॉजी है। तो हम यहाँ भी आएँ, किसी भी स्टेट में जाएँ, हम यही बात करेंगे कि स्कूल कैसे अच्छे बना सकते हैं, अस्पताल कैसे अच्छे बना सकते हैं। वो आता है अरविंद केजरीवाल को वो करते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, फिर आप आउटर दिल्ली में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दे पा रहे? सड़कें पड़ी हैं, सड़कों पर पानी भरा है, खड्डे हैं, इस तरह के हालात आउटर दिल्ली में है। अगर हम दिल्ली बॉर्डर के साथ साथ का इस एरिया का जो ग्रामीण क्षेत्र है दिल्ली का, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र को भी अगर पहले से कंपेयर करें आप, क्योंकि किसी भी एक बजट में, किसी भी एक सरकारी बजट में आप सारी चीज़ों को बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्राइमरी टारगेट है वो ये है कि एजुकेशन में 25% बजट हम लगाते हैं, और वो एक लॉट है जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम करना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़ की अजय, ये तो आप इनको दे दीजिएगा, ट्रेन के हाँ। नीचे से निकल के स्कूल। तो दूसरी चीज़ जो है कि जो आउटर दिल्ली की जो आप बात कर रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा सुधार हुआ है। पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत से रोड जो है सीमेंटेड बना दिए गए हैं। जहाँ पर पानी की निकासी की समस्या थी वहाँ पर ये रोड दिखते नहीं है तारकोल वाले, तो वहाँ पर सारे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पर सीमेंटेड रोड्स बना दिए गए हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से 100 करोड़ का बजट बनाया गया है कि अगर इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो आउटर दिल्ली के लिए वो स्पेशली बजट बनाया गया कि वहाँ पर उसको लगाया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सुधार हो रहा है, और पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है अभी। अच्छा अनुराग जी, बीजेपी के एमपी है यहाँ पर तक से अरविंद शर्मा, अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आप इसको किस नजरिए से? देखिए, वो अंदर की बात जानते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो उनको पता है तो हुआ ही होगा। लेकिन ये बीजेपी कई बार इस तरीके की नूरा कुश्ती भी करने की कोशिश करती है कि अपने ही व्यक्ति को दूसरे पाले में दिखा दे, और किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके उस वोट बैंक को विपक्ष में जाने से रोकने के लिए बीजेपी इस तरीके की राजनीति पहले भी करती रही है। आप सब लोग जानते हैं उस तरीके की राजनीति को। तो हमें बहुत ज़्यादा जो बीजेपी के साथ है अभी भी इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी, उस पर क्या तो यकीन किया जाए। अगर वो कह रहे हैं वो बात सच है तो फिर उनको उस पार्टी में होना नहीं चाहिए। अगर वो बात जो कह रहे हैं वो झूठ है तो फिर उनका कैरेक्टर पर क्या ही बात की जाए। तो मुझे लगता है कि दोनों तरीके से, अगर आप किसी एक करप्ट पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात अब छुपी नहीं है। कोई निकाय ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई गवर्नमेंट बॉडी ऐसी नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है। ज़बरदस्त लूट हरियाणा के अंदर चल रही है। अगर आप बीजेपी का एक सांसद ये कहता है कि ये लूट चल रही है, उसको मालूम है कि ये लूट चल रही है, और उसके बाद भी अगर वो उस पार्टी में मौजूद है, तो उस पर कमेंट करना, मुझे लगता है कि क्या ही कमेंट किया जाए उस पर, वो भ्रष्टाचार को जानते हुए भी अगर वहाँ पर रहते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की स्थिति अभी पैदा हुई, हालांकि आपका विधायक नहीं है, उसको कैसे देखते हैं? तीसरा कैंडिडेट हो रहा है तो किसी तरह का कुछ खेल होगा हरियाणा में जो राज्यसभा को लेकर जिस तरह तीसरा कैंडिडेट में सामने आया है? मैं एक चीज़ जानता हूँ, राज्यसभा चुनाव में पिछली बार जब राज्यसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर एक ही व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बनाया। इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलकर एक ही व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बनाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं अंदर से, ये दोनों एक ही हैं, और इनको जो समान विचारधारा का व्यक्ति मिलता है, जो इन दोनों से सामंजस्य बना लेता है, वो पार्टी से बाहर जाके, चाहे उनको अपने वोट खराब करने पड़े, चाहे दूसरे को देने पड़े, वो बाहर जाके मिल जाते हैं उस व्यक्ति के साथ। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग इस बार भी मिलके एक ही राज्यसभा सांसद को ही बना देंगे। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। ये माकन हार सकते हैं, अजय माकन ऑफिशियली तो अजय माकन कांग्रेस के कैंडिडेट, माकन हार सकते हैं। देखिए, जब कोई निर्दलीय कैंडिडेट किसी ने अगर पर्चा भरा है तो कुछ सोच समझ के भरा होगा। उसको जेजेपी सपोर्ट कर रही है आई थिंक, उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है आई थिंक, तो कहीं तो उनको कांग्रेस में सेंध लगी होगी तभी उन्होंने पर्चा भरा है, वरना हारने के लिए तो कोई पर्चा भरता नहीं है। तो दूसरी बात कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कांग्रेस की क्या स्थिति है कि हरियाणा के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उनको दूसरे स्टेट से जाके राज्यसभा लेनी पड़ रही है। यानी अगर वो हरियाणा से लड़ते तो फिर किसी का पेन खराब हो जाता, फिर किसी का कुछ हो जाता, उनको यहाँ से हरवा दिया जाता। कांग्रेस एक टूटा हुआ कुनबा है, पूरी तरह से बिखर चुका है। हुड्डा साहब जैसे तैसे रोड़ी बजरी को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो जो मिला जुला के जो गारा बना रहे हैं, उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। कांग्रेस दोबारा खड़ी नहीं हो सकती है। कांग्रेस अभी तीसरे नंबर पे है, चुनाव आते आते चौथे नंबर पे भी जा सकती है।
भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है आप पार्टी। दिल्ली में सत्येंद्र जैन के साथ क्या हुआ वो दिल्ली में हमारे 38 विधायकों के ऊपर बीजेपी ने अलग अलग तरह के मुकदमे कायम किए और अपनी सारी एजेंसियां लगा दी, केंद्रीय एजेंसियां भी, पुलिस भी। उन 38 विधायकों में से 36 आज के दिन में कोर्ट से बाइज्जत बरी होके बाहर आ चुके हैं। वही सत्येंद्र जैन जी के साथ होगा। 8 साल से ये मामला चल रहा है। इसी मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई ने 4 साल मामला चलाने के बाद कोर्ट में रिपोर्ट दायर कर दी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। मामला बंद हो गया। अब दूसरी एजेंसी का इस्तेमाल करके उसी मामले में दोबारा से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप कुछ दिन बाद देख लीजिएगा, वो बाइज्जत बरी होंगे इस मामले में भी। बीजेपी के किसी भी नेता पर जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, बीजेपी जांच तक नहीं कराती है। आप पकड़ना छोड़ दीजिए, आप उसका आरोप साबित करना छोड़ दीजिए, बीजेपी जांच नहीं कराती है क्योंकि वो डरते हैं कि तार का एक सिरा अगर पकड़ में आ गया, अगर गलती से जांच किसी ईमानदार अधिकारी के हाथ में चली गई तो ऊपर तक बीजेपी की जितनी लीडरशिप है वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त चलेंगे। सर एक सवाल है, दिल्ली में आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की आप बात करते हैं कि लोग बाहर से देखने आते हैं हमारी शिक्षा मॉडल को, उसके बावजूद आप रोजगार नहीं दे पाते दिल्ली में। क्या दिल्ली में हम कुरुक्षेत्र रैली में भी अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि हमने पिछले 7 सालों के अंदर हमने वहां पर 12 लाख से ज्यादा रोजगार वहां पर पैदा किए हैं दिल्ली के अंदर, और अगले 5 सालों के अंदर हमने वहां पर जॉब बजट बनाया है जिसमें कि रोजगार बजट में हमने ऐसा प्रावधान किया है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां निकल सकती हैं, कौन सा डिपार्टमेंट कितने रोजगार पैदा कर सकता है, अलग अलग जगह पर प्लानिंग बना के पैसा लगा के, और उसके आधार पे हम अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां पैदा करने जा रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में इस तरीके का रोजगार क्राइसिस नहीं है जैसा हरियाणा में आप देखते हैं। नौजवान किसी गली में आप निकल जाइए, उससे पूछ लीजिए वो क्या कर रहा है। तो ज्यादातर नौजवान जो है वो आज के दिन नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी जॉब की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, आप रोजगार पैदा तो कीजिए, आप रोजगार के अवसर तो पैदा कीजिए। दिल्ली में सरकारी नौकरियां भी हमारी जहां जहां सरकार है, पंजाब में जैसे ही सरकार आई हमने 25,000 गवर्नमेंट जॉब निकाली, 35,000 जो टेम्परेरी थे उनको परमानेंट करने का ऑर्डर निकाला तुरंत। जहां जहां हमारी सरकार है वहां सरकारी वैकेंसी भी फिल करते हैं और वहां पे प्राइवेट तरीके से रोजगार जो सरकार के सहयोग से क्रिएट हो सकते हैं वो भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सीएम सर द्वारा ये कहा गया है कि रोजगार के अवसर खुद ही अपनाएं, मतलब सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। जो भी बेरोजगार है उसको एंटरप्रेन्योर करना चाहिए, यानी कि खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहिए। उस पर आम आदमी पार्टी देखिए, वैसे तो हम राजनीतिक आरोप पर आम आदमी पार्टी बात नहीं करती है। जनता क्या कह रही है इस वक्त, अगर आप वो कोई मुद्दा पूछें तो मैं उस पर बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूँ। लेकिन आप इससे खुद ही समझ सकते हैं कि अगर कोई एक स्टेट का मुख्यमंत्री है और वो ये कह रहा है कि भाई तुम अपनी खुद जानो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम अपना खुद कर लो जो करना है, तो कोई ना युवा तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कर ही रहा है। लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने का मतलब है कि आप एक सम्मानजनक नौकरी उनको उपलब्ध करा सकें। अगर नहीं करा सकते हैं तो सम्मानजनक व्यवसाय में उसको लगा सकें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो उसको ऐसी योजनाएं चलाकर हेल्प दे सकें जिससे कि वो अपना रोजगार पैदा कर सके, औरों को भी नौकरी दे सके। इन तीनों मामलों में खट्टर सरकार पूरी तरह से फेल है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अब जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, दूसरी सरकार है उनकी, 7-8 साल हो गए उनको सरकार चलाते हुए, अगर आज के दिन भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो यही कहेंगे ना कि अपना अपना खुद देख लो भाई, जिसको जो करना है कर लो। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अनु जी आपको अनु कादयान जी, मैंने अभी बताया कि इनको हम कार्यकारी अध्यक्ष महिला आम आदमी पार्टी का बनाने जा रहे हैं, तो आप इनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। यहीं के एक मिनट महाराज जी, ये बड़ सामने कर दो, जाइए। ये आ जाएंगे आईडी वगैरह। ये सबको ना वीडियोस दे दो। अभी महाराज जी एक वीडियो भी आप लोगों को दे रहे हैं जिसमें 30 साल से ये बता रहे हैं कि एक ट्रेन के नीचे से होकर के बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है। तो ये इस तरीके की व्यवस्था सरकार की है जिसमें कि वो स्कूल जाने के रास्ते तक बेहतर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि प्रायोरिटी क्या है। 2 मिनट बाद दे देना। आप शिक्षा की प्रायोरिटी है या नहीं आपकी, ये सबसे बड़ी बात है। अरविंद जी ने, मनीष जी ने बताया भी यही कई बार। मैं फिर आपको बता दूं कि अरविंद जी के सामने जब शुरू में ये प्रश्न आया था, जब हमारी शुरू में सरकार बनी, कि भाई पैसा नहीं होगा तो हम क्या करें, पुल बनाएं या तो स्कूल बनाएं, एक ही चीज बन पाए, मान लो इतना ही पैसा हो। तो अरविंद जी ने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए कि स्कूल और पुल में से एक को चुनना पड़े, तो उन्होंने कहा था कि स्कूल चुनना, बच्चे पढ़ लिख के पुल अपने आप बना लेंगे। तो हमारी सोच यही है
कि हम स्कूल पे, हम एजुकेशन पे, हम हेल्थ पे, इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, इन चीज़ों पे अपना पूरा दिमाग लगाते हैं। और यहाँ जो सरकार चल रही है उनकी सोच ये है कि पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए नई योजना कौन सी लाएं, नया टेंडर कौन सा निकालें, उसमें कितनी हिस्सेदारी लें। अच्छा, अनुप जी, जो आपको आज कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, आम आदमी पार्टी में आप क्यों शामिल हुए, क्या विचार है? देखिए, मैं शुरू से ही श्री अरविंद केजरीवाल जी को फॉलो करती हूँ जब से अन्ना आंदोलन चला था। और जो अभी पिछले दिनों जो पंजाब में चुनाव हुए उसमें जो महिलाओं को, खासकर कलाकार महिलाओं को जो सम्मान दिया है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि भारत को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं और हरियाणा को बने 56 साल, उसके बावजूद भी महिलाओं को इतने अधिकार नहीं दिए गए। आप यही देख लो कि खट्टर सरकार ने सिर्फ एक महिला को महिला मंत्री बना रखा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी बातें कहाँ रखें हम, कौन है हमारे ऊपर बातें नहीं, ये तो वजह कि इतना भेदभाव पिछले क्यों दिनों करते जो हो? आपकी फिल्म सिटी है वो तोड़ दी गई थी, तो उसके बाद से आपने एकदम से आम आदमी पार्टी पर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हम सहारा लेने वालों में से नहीं है। तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी जब आपके अध्यक्ष के लिए? इससे आपका जो काम है, जो मूल रूप से आप जो गायकी में है, उसको प्रभावित करें। जी, मैं गानों के माध्यम से तो पार्टी का प्रचार करती ही रहूँगी, और साथ में जो महिलाओं को की विंग मुझे दी गई है तो मैं महिलाओं को जोड़ने का काम करूँगी, और साथ में जिन भी महिलाओं के साथ आज के बाद जो भी अन्याय होगा उसमें अनुकादा खड़ी मिलेगी और उसका संघर्ष दिखेगा। जो आज की लिस्ट है उसमें भी आपने देख लिया होगा कि हम लोगों के लिए महिलाओं को शक्तिशाली करना, उनको ज़्यादा तवज्जो देना, ये आज की लिस्ट में भी 13 लोगों की लिस्ट है, उसमें मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को हमने टिकट दिया है, क्योंकि उनको सुविधाएं देना, उनको सक्षम बनाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। दिल्ली में भी इसी सोच के आधार पर हमने महिलाओं के लिए टिकट फ्री किया हुआ है बस में, ताकि वो घर से निकलें, बाहर समाज में अपनी पहचान बना सकें और अपना रुतबा कायम कर सकें। अच्छा, आपका पद क्या, प्रवक्ता का पद है क्या? जी, पार्टी में क्या? मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो भूमिका पार्टी देती है मैं उसमें आपके सामने आता हूँ। नहीं, फिलहाल मतलब प्रवक्ता का पद है? मेरे पास कोई पद फिलहाल नहीं। ठीक है। थैंक यू।